नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे 2 अक्टूबर के बारे में। 2 अक्टूबर क्यों महत्वपूर्ण है और 2 अक्टूबर को क्या-क्या होता है, ये सारी बातें करेंगे क्योंकि 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी जन्मदिन है और उसको अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मोदी जी ने एक जो भारत स्वच्छ अभियान चलाया उस दिन से, उसके रूप में भी मनाया जाता है। और लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन भी है। जय जवान जय किसान का नारा जिन्होंने दिया था। और इसके साथ साथ 2 अक्टूबर को उत्तराखंड जो आंदोलनकारी दिल्ली के लिए आ रहे थे, उनके साथ पुलिस बर्बरता हुई मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर, इसलिए वो काला दिवस उत्तराखंडी उसको मनाते हैं। तो ये सारी चीजें के अलावा 2 अक्टूबर को क्या-क्या हुआ, पहले उस पर बात करेंगे। उसके बाद विस्तार से बात करेंगे जो उत्तराखंड आंदोलन के साथ 2 अक्टूबर 1994 को हुआ, उस पर बात करेंगे। तो आप पहले बात करते हैं कि 2 अक्टूबर की मुख्य घटनाएं क्या-क्या हैं और उसके बाद उत्तराखंडियों के लिए 2 अक्टूबर क्यों महत्वपूर्ण है, ये सारी बातों पर विस्तार से चर्चा होगी। आप वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं आनंद सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं ईमेल दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। 2 अक्टूबर जो मुख्य घटनाएं हैं उनमें है कि 1492 में किंग हेनरी सप्तम आक्रमण, ब्रिटेन के किंग हेनरी सप्तम ने फ्रांस पर आक्रमण किया, जो यूरोपीय राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव का कारण बना। यह आक्रमण फ्रांस और इंग्लैंड के बीच के विवादों को और बढ़ाता है। सन 1924 जेनेवा प्रस्ताव राष्ट्र संघ को मजबूत बनाने के उद्देश्य से लाया गया। जेनेवा प्रस्ताव 1924 की महासभा द्वारा स्वीकृत हुआ, लेकिन बाद में इसकी पुष्टि नहीं हुई। यह प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास था। 1951 भारतीय जनसंघ की स्थापना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी बनी। इसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति और विचारधारा को प्रोत्साहित करना था। और जो इस समय जो जनसंघ है वो अपना 125वां साल मनाएगा। और 1952 2 अक्टूबर को सामुदायिक विकास कार्यक्रम, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना था। इस कार्यक्रम ने कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने का प्रयास किया। 2 अक्टूबर 1961 शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ। बम्बई, जो अब मुंबई बन गया है, में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यह संगठन भारतीय समुद्री परिवहन को विकसित करने और प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण था। 2 अक्टूबर 1971 बिरला हाउस का समर्पण। तत्कालीन राष्ट्रपति बीबी गिरी ने बिरला हाउस को गांधी सदन के नाम से देश को समर्पित किया। यहीं पर महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, जो इस स्थल को ऐतिहासिक महत्व देता है। 2 अक्टूबर 1982 तेहरान में बम विस्फोट। तेहरान में हुए बम विस्फोट में 60 लोग मारे गए और 700 से अधिक घायल हुए। यह घटना ईरान में बढ़ती अस्थिरता का संकेत थी। 2 अक्टूबर 1985 दहेज निषेधाज्ञा संशोधन अधिनियम। दहेज निषेधाज्ञा संशोधन अधिनियम अस्तित्व में आया, जो दहेज प्रथा को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। 1988 और 24वां ओलंपिक खेलों का समापन हुआ 2 अक्टूबर को।
कोरिया के सियोल में 24वां ओलंपिक खेलों का समापन हुआ, जिसमें विश्व भर के खेल प्रेमियों ने भाग लिया। 2 अक्टूबर 2000 पुतिन की भारत यात्रा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे। यह यात्रा भारत रूस संबंधों की और मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण थी। 2 अक्टूबर 2001 नाटो का अफगानिस्तान पर हमला। 19 देशों के संगठन नाटो ने अफगानिस्तान पर हमले के लिए हरी झंडी दी, जो वैश्विक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। 2 अक्टूबर 2003 हंगरी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। हंगरी के प्रधानमंत्री पीटर मेडगेसे ने भारत की यात्रा की, जो दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण थी। 2 अक्टूबर 2004 कांगो में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कांगो में 5900 सैनिक भेजने का प्रस्ताव मंजूर किया, जो वहां की सुरक्षा स्थिति को सुधारने के लिए था। 2 अक्टूबर 2006 दक्षिण अफ्रीका का समर्थन। दक्षिण अफ्रीका ने परमाणु ईंधन आपूर्ति मामले पर भारत को समर्थन देने का फैसला किया, जो भारत के ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। 2 अक्टूबर 2007 कोरिया के बीच शिखर बैठक। 2 अक्टूबर उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच दूसरी शिखर बैठक संपन्न हुई, जो कोरियाई प्रदीप के शांति वार्ता के लिए महत्वपूर्ण थी। 2 अक्टूबर 2012 नाइजीरिया में छात्रों की हत्या। नाइजीरिया में बंदूकधारियों ने 20 छात्रों की हत्या की, जो सुरक्षा स्थिति को दर्शाता है। 2 अक्टूबर में जिन व्यक्तियों का जन्म हुआ। 2 अक्टूबर 1997 में लवलीना बोरगोहेन का, जो भारतीय मुक्केबाज जो अपने अद्भुत खेल कौशल के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। और भव्या लाल का 2 अक्टूबर 1985 में जन्म हुआ। नासा में भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। उन्होंने विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हंगमन दादा का जन्म 2 अक्टूबर 1989 में। अशोक चक्र से सम्मानित भारतीय सेना के जवान सैनिक थे। उनकी बहादुरी और समर्पण को हमेशा याद किया जाएगा। 2 अक्टूबर 1967 में अर्देम पटापेटियन अमेरिका के प्रसिद्ध आणविक जीव विज्ञानी और तंत्रिका वैज्ञानिक हैं। उन्होंने अपने अनुसंधान के लिए कई पुरस्कार मिल चुके हैं। 2 अक्टूबर 1933 में शंकर शेष हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार और सिनेमा कथा लेखक थे। उनके काम ने भारतीय साहित्य को समृद्ध किया। उनका जन्मदिन था। और 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ। भारत के राष्ट्रपिता, जिन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत पर आधारित स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया, उनका जन्म था। 2 अक्टूबर 1904 लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2 अक्टूबर 1942 में आशा पारेख का जन्म, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में कई यादगार भूमिकाएं निभाई हैं और कला जगत में अपनी भूमिका बनाई। 2 अक्टूबर में जिनका निधन हुआ, राजा रवि वर्मा का निधन 2 अक्टूबर 1906 में हुआ। विख्यात चित्रकार, जिनके काम ने भारतीय कला में नई ऊंचाइयां स्थापित की। उनकी पेंटिंग्स आज भी दर्शकों के लिए को मंत्रमुग्ध करती हैं। राजकुमारी अमृत कौर, 2 अक्टूबर 1964 को उनका निधन हुआ। एक प्रख्यात गांधीवादी, स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता। उन्होंने भारतीय स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 2 अक्टूबर 1975 में के कामराज का निधन हुआ। भारत रत्न सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री।
उनके नेतृत्व में राज्य में कई विकासात्मक कार्यक्रम लागू हुए। 2 अक्टूबर 1982 सीडी देशमुख का निधन हुआ। स्वतंत्रता के बाद भारत के तीसरे वित्त मंत्री जिन्होंने आर्थिक नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव किए। 2 अक्टूबर के महत्वपूर्ण अवसर और उत्सव अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी का जन्मदिन है 2 अक्टूबर को, और उनके जन्मदिन के होने की वजह से महात्मा गांधी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, और इसको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दिन भर अहिंसा और शांति के संदेश को लोगों में फैलाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी का की जयंती मनाई जाती है। इस दिन भारत के जो दूसरे प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री, उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है और उनके योगदान को याद किया जाता है। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। यह सप्ताह वन्य जीव संरक्षण और उनके महत्व के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में प्रयास करना है। अब बात करेंगे उत्तराखंड में ये 2 अक्टूबर काला दिवस क्यों मनाया जाता है। 2 अक्टूबर का दिन उत्तराखंड के लिए दुखद इतिहास। अलग राज्य की मांग को लेकर कई आंदोलनकारी 2 अक्टूबर को शहीद हुए थे। शहीद होने का सिलसिला उत्तराखंड में 1 सितंबर 1994 से शुरू हो गया था, जब खटीमा में पुलिस ने आंदोलनकारियों को वहां पर गोलियां चलाई थी। उसके बाद आज बात करेंगे 2 अक्टूबर की। महात्मा ने जिस अहिंसा के संदेश को पूरी दुनिया में दिया, उसी संदेश को 30 साल पहले 2 अक्टूबर के दिन उसी संदेश की धज्जियां उड़ाई गई, जब अलग उत्तराखंड राज्य की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर मुजफ्फरनगर पर गोलियां चलाई गई थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, और उनकी याद में पूरा देश 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाता है, अहिंसा दिवस मनाता है। लेकिन 2 अक्टूबर के दिन देश को एक ऐसा गहरा घाव भी मिला, जो अब 30 वर्ष बीत जाने के बाद भी याद आता है। महात्मा गांधी ने जिस अहिंसा के संदेश को पूरे दुनिया को दिया, उसी संदेश की 30 साल पहले 2 अक्टूबर के दिन धज्जियां उड़ाई गई, जब अलग उत्तराखंड राज्य की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर मुजफ्फरनगर पर गोलियां चलाई गई, और उसमें कई आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। इस तरह के भी आरोप है कि उस दिन आंदोलन करने जुटे कई महिलाओं के साथ बलात्कार हुए थे, जिसे सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकारा भी है। उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड के लिए अलग राज्य की मांग कई वर्षों पुरानी थी, और इसको लेकर उत्तराखंड के कई वर्षों से आंदोलन हो रहे थे। 90 के दशक की शुरुआत में इस मांग ने जोर पकड़ा, और 1994 में इस मांग को लेकर पूरे क्षेत्र में आंदोलनकारियों पर गोलीबारी की कई घटनाएं भी हुई। 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड हुआ था, और कहा जाता कि उसमें 7 आंदोलनकारी शहीद हुए थे। इसके अगले ही दिन मसूरी गोलीकांड हुआ, उसमें भी कई आंदोलनकारी की मृत्यु हुई, जिसमें 2 महिला आंदोलनकारी भी थी। इन गोलीकांडों को लेकर पूरे उत्तराखंड में गुस्सा भर गया, और उस समय आंदोलनकारियों ने तय किया कि 2 अक्टूबर को दिल्ली जाकर राजघाट पर प्रदर्शन करेंगे। उत्तराखंड से कई बसों में भरकर आंदोलनकारी दिल्ली के लिए निकले, और आंदोलनकारियों में भारी संख्या में महिलाएं भी थी। आंदोलनकारियों को मुजफ्फरनगर में रोका गया। मुजफ्फरनगर में ही आंदोलनकारियों को पुलिस की बर्बरता का शिकार होना पड़ा, और मुजफ्फरनगर में पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चला दी थी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पुलिस की गोलीबारी में 28 आंदोलनकारी शहीद हुए, और कुछ रिपोर्ट्स में आंकड़े अलग अलग थे। अधिकतर रिपोर्ट्स यह भी दावा किया गया कि कई आंदोलनकारी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। 2 अक्टूबर के दिन इस तरह की तमाम खबरें बहुत दुखद थी। साल
2000 में अलग उत्तराखंड राज्य भी बन गया। लेकिन हर साल 2 अक्टूबर के दिन 30 साल पहले उत्तराखंड लोगों को मिले एक घाव ताजा हो जाते हैं। उत्तराखंड राज्य बनाने में 100 सालों का संघर्ष शामिल है और इस संघर्ष में कई बलिदान दिए गए। तब जाकर 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य से अलग करके उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। सर्वप्रथम मांग 1897 में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के समक्ष रखी गई थी। इसके बाद हर दशक में प्रयास होते रहे। इसी दौरान 25 जुलाई 1989 को उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई और इस दल ने उत्तराखंड राज्य की मांग को ढार दी। 1980 में जन जागरण अभियान की शुरुआत कर उत्तराखंड क्रांति दल ने इस मांग को जन जन तक पहुंचाया। 90 का दशक आते आते उत्तराखंड राज्य की मांग अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। ओदा झुमरा खाएंगे, उत्तराखंड मनाएंगे और आज दो अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो जैसे नारे गूंज रहे थे। 90 के दशक में दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोक दल के विधायक के रूप में कदम रखने वाले मुलायम सिंह यादव अपनी अलग पार्टी स्थापित करने लगे हुए थे। 4 अक्टूबर 1992 को मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी की स्थापना की। 4 दिसंबर 1993 को मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुलायम सिंह पहाड़ के लोगों की मांग पर कह चुके थे, मैं उनकी परवाह क्यों करूं, कौन सा उन्होंने मुझे वोट दिया था। शुरू से ही मुलायम सिंह का रवैया पहाड़ और पहाड़ के लोगों को नजरअंदाज करने वाला रहा। इस बात ने पहाड़ के लोगों में उत्तराखंड राज्य की मांग को तीव्र कर दिया। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में प्रदर्शन करना तय किया। उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर गांधी जयंती के दिन दिल्ली लाल किले में प्रदर्शन तय किया। अन्य राज्यों से भी लोग दिल्ली में एकत्र होने लगे थे। कुमाऊं क्षेत्र से लोग बिजनौर होते हुए दिल्ली पहुंच रहे थे। ये सब उत्तराखंड संयुक्त समिति के संरक्षक स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी के नेतृत्व में हो रहा था। हम सब लोग देहरादून से आ रहे थे। चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग के लोग भी दिल्ली के लिए निकल चुके थे। इन सभी लोगों को रात 2 बजे ऋषिकेश के तुंगी नंबर 1 के मैदान पर एकत्रित होना था, लेकिन ये सीधे दिल्ली के लिए निकल पड़े थे। इन लोगों तक संदेश भिजवाया कि ये लोग नारसन में रुक जाएं। ये लोग लगभग रात 3 बजे वहां पहुंच चुके थे। इन लोगों के पहुंचने से पहले घटनास्थल पुलिस और पीएससी से पूरी तरह भर चुका था। 300 से अधिक बसें और सैकड़ों छोटी गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची थी। जब वहां पहुंचते ही माहौल गड़बड़ लगने लगा। गाड़ियों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। इतने में आक्रोशित लोग पैदल ही आगे बढ़ने लगे। सामने आग में जलती हुई बसें दिखाई दी। लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद गन्ने के खेतों में महिलाओं की रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। दौड़कर गन्ने के खेतों में कूद गए। गन्ने के खेतों में निर्वस्त्र महिलाएं और ईंट के भट्टों में छुपे आंदोलनकारी को देखकर एक भयानक माहौल कुछ समय ऐसे चलता रहा। धीरे धीरे आसपास के गांव में इस घटना की सूचना पहुंचनी शुरू हो गई और गांव वाले हमारी मदद। इस विभीषण कांड में 7 लोग शहीद हुए और 16 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ। शहीदों के नाम जो सीबीआई की जांच हुई थी उसमें उत्तराखंड की मांग पर हुए 7 लोगों की जान चली गई थी। इनमें देहरादून नेहरू कॉलोनी के निवासी रविंद्र रावत उर्फ गोलू, हालवाला निवासी सत्येंद्र चौहान, बद्रीपुर निवासी गिरीश भद्री,
अजबपुर निवासी राजेश लखेड़ा, ऋषिकेश निवासी सूर्य प्रकाश खपलियाल, उखी मठ निवासी अशोक कुमार और भानिया वाला निवासी राजेश नेगी की मौत की पुष्टि हुई थी। इस मामले को लेकर 7 अक्टूबर 1994 को संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई। 6 दिसंबर 1994 को कोर्ट ने सीबीआई से इस कांड पर रिपोर्ट मांगी। 1995 में पूरी घटनाक्रम की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। जांच कर सीबीआई ने 7 मामलों में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। इनमें से 6 मुकदमे आज भी विचाराधीन हैं। कोर्ट में सौंपी रिपोर्ट में स्वीकार किया गया कि रामपुर तिरहा कांड में सामूहिक दुष्कर्म, महिलाओं से छेड़छाड़ और हत्याएं हुई। सीबीआई के पास सैकड़ों शिकायतें की गई। कई प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस वालों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। तब से लेकर आज तक राज्य आंदोलनकारी और कुछ अन्य लोगों द्वारा इस कांड के न्याय के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन ना पीड़ितों को न्याय मिला और ना ही दोषियों को सजा मिली। उत्तराखंड की सियासत में इस्तेमाल करने के लिए इन शहादतों को बड़ी महफूज रखा गया है। उत्तराखंड बनने के बाद यहाँ की राजनीतिक मंशा इतनी कमजोर रही थी, जिन उद्देश्य के लिए उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया था वो उद्देश्य पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पलायन और जल जंगल जमीन के मुद्दे जस के तस हैं। बस इतना जरूर हुआ कि कुछ नेताओं की और 12 हुई हैं, जिन आंदोलनकारियों ने यह प्रदेश के लिए संघर्ष किया, अपना सर्वस्व बलिदान दिया, आज वो हाशिए पर है। उत्तराखंड के लिए 2 अक्टूबर हमेशा काला दिवस ही कहलाएगा। घटना के 30 साल बीतने के बावजूद आंदोलन में शहीद हुए स्वजन आज भी शहीदों के स्वजन आज भी इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। घटना के बाद दर्ज 6 में से 4 केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही है। दुष्कर्म से जुड़े 2 मुकदमों की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 7 के कोर्ट में चल रही है। जो लेटेस्ट खबर है उसकी रामपुर तिरहा कांड से जुड़े 3 अलग अलग मामले सुनवाई में 18 सितंबर 2024 को नवभारत टाइम्स के जो पत्रकार है राशिद अली की रिपोर्ट है कि रामपुर तिरहा कांड में जुड़े 3 मामलों की कोर्ट में सुनवाई हुई। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि मंगलवार को कोर्ट में रामपुर तिरहा कांड से जुड़े 3 मामलों की सुनवाई हुई। उन्होंने बताया कि आंदोलनकारियों से हथियारों की फर्जी बरामदगी दर्शाने के मामले में अभियोजन की ओर से सीबीआई के पूर्व इंस्पेक्टर यशपाल सिंह को कोर्ट में पेश किया गया। उन्होंने कोर्ट में मुकदमे से संबंधित एफआईआर और जीडी को साबित किया, जबकि एक आंदोलनकारी का शव बहाए जाने के मामले में गवाह अस्वस्थ होने के कारण गवाही के लिए कोर्ट में पेश नहीं हो सका। दोनों मामलों की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन देवेंद्र फौजदार की कोर्ट में चल रही है। अब 24 साल उत्तराखंड को पूरे होने वाले हैं और इसमें उत्तराखंडियों को क्या मिला, उत्तराखंड के हिस्से क्या आया, उस पर अगर बात करें तो उत्तराखंड राज्य बनने के बाद उस समय जो उत्तराखंड की आबादी थी उससे आधे से भी ज्यादा आबादी, 40 लाख से भी ज्यादा लोगों ने उत्तराखंड से पलायन कर दिया गया है। उसी अनुपात से तेजी से गांव खाली हो रहे हैं और जंगलों में तब्दील हो रहे हैं तथा लगभग 3 लाख से भी ज्यादा घरों में ताले लग चुके हैं। लगभग 3000 स्कूल बंद हो चुके हैं। इतने ही बंद होने के कगार पर है। गांव की पंचायत से लेकर राज्य की सत्ता तक माफियों की चेन बन गई है। पंचायत स्तर पर युवाओं को चुनाव में दारू, दावत, गाड़ी, झाड़ी और एकाध ठेका अथवा ठेकेदारों के साथ लगाकर बर्बाद किया जा रहा है। तराई क्षेत्र पर जन दबाव तेजी से बढ़ रहा है। कानून और व्यवस्था नाम की चीजें कहीं नजर नहीं आ रही हैं। आए दिन महिलाएं लापता हो रही हैं, उनको या तो भगाई जा रही हैं या बलात्कार के केस हो रहे हैं और महिलाएं अपने को असुरक्षित महसूस कर रही हैं।
घरों के आए दिन ताले टूट रहे हैं, वहां पर बाहर के लोग घरों में वहां लूटपाट कर रहे हैं। झपट मारी डकैती और लूट की बात आम हो चुकी है। कहीं भी कोई भी असुरक्षित नहीं है। डर, भय और निराशा का माहौल उत्तराखंड के अंदर पैदा कर दिया गया है। और जंगली जानवर, अब इंसानों के अलावा जंगली जानवर कब किस पर हमला कर दे। मवेशियों को अपना निवाला बना रहे हैं, फसल को अपना निवाला बना रहे हैं, बाघों को अपना निवाला बना रहे हैं, जो किसके बाग बगीचे फल फ्रूट हैं, उसके अलावा इंसानों को भी अपना निवाला बना रहे हैं। उत्तराखंड भूमि का टुकड़ा मात्र नहीं है और राष्ट्र की सुरक्षा के दृष्टि से और संपूर्ण विश्व समुदाय के जीवन, पर्यावरण और जल की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र है। इसलिए इसकी आर्थिकी का आत्मनिर्भर होना अति आवश्यक है। उत्तराखंडियों की देशभक्ति एवं देश प्रेम से भारत की ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं अभी तक सुरक्षित रही। पलायन ने सबके लिए चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। वहां पर जंगल रोज जल रहे हैं। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव संरक्षण सप्ताह मनाया जाता है और उत्तराखंड में ज्यादातर वन भूमि है, करीब 85% वन है और उनमें वन्य जीव है। जब वन तो लगातार हर साल जल रहे हैं, पर उनका संरक्षण कृषि भूमि, वहाँ के जो फसल बोती है वहाँ की फसल, और वहाँ के जो लोगों के बाग हैं वो, वहाँ के लोगों के मवेशी, और यहाँ तक कि उनके वहाँ के बच्चे, वहाँ के बूढ़े, उनको जब चाहे वहाँ के जंगली जानवर उठाकर अपना शिकार बनाते हैं। अगर हम वन्य जीव संरक्षण की बात हैं, तो जब तक वन संरक्षित नहीं होगा, जब तक वन विकसित नहीं होगा, तब तक वन्य जीव कहाँ संरक्षित होगा। प्लान की बात करते हैं तो ये हमें समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे परिवारों का आकार बढ़ा, तो लोगों की जो उपज थी, लोग की जो पैदावार थी, वो उसमें वो परिवारों का भरण पोषण करने में असमर्थ रही और लोगों ने पलायन किया और बाहर जाकर अपना भरण पोषण किया। जंगली जान, और क्योंकि हमने कृषि पर ध्यान नहीं दिया, कृषि का विकास नहीं किया, उपज नहीं बढ़ी, आय नहीं बढ़ी, तो फिर पलायन ही एक ही रास्ता था। वही हालत आज वन्य जीव की भी है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के जंगलों का विकास तो हो नहीं रहा है, वहां पर जंगलों में उपज तो बढ़ नहीं रही है, वन्य जीव बढ़ रहा है, तो वो अपना भरण पोषण करेगा कहाँ से। वो भी पलायन कर रहा है जंगलों से और जा रहा है बस्तियों की ओर, आबादी क्षेत्र की ओर। और दूसरी ओर वन्य जीव अगर वहां मुश्किल में भी अगर रहने की कोशिश करे, तो वहां जिस तरीके से आम लोगों के लिए वहां माफिया, अलग अलग तरह के कानून ने मुश्किलें पैदा कर दी, वहां वन्य जीवों के लिए जंगल की आग ने मुश्किल कर दी, घटते जल स्तर ने मुश्किल कर रखी है और मजबूर होकर उनको जंगल छोड़ना पड़ रहा है। अगर हम वन्य जीव संरक्षण के लिए ईमानदार हैं, तो इस सप्ताह सबको ये शपथ लेनी पड़ेगी कि जंगल की आग से कैसे बचाया जाए, जंगलों को कैसे विकसित किया जाए, ताकि वहां का जो वन्य जीव है अपना भरण पोषण उन्हीं जंगलों से कर सके। अंत में 2 अक्टूबर के शहीदों को हम इस संकल्प के साथ विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं कि हम उनके सपनों को साकार करने के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। हम उत्तराखंड के जल, जंगल, जमीन का दोहन नहीं होने देंगे। हम उत्तराखंडियों का शोषण नहीं होने देंगे। हम उत्तराखंड में भू कानून, मूल निवास और गैर राजधानी के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। ये संकल्प लेकर हम उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।